हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सी लतीफ्स एकेडमी। ये हमारा सेकंड लेक्चर रहने वाला है बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे और हम उनको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में जो बातें डिस्कस हुई थी उनका एक फ्लो चार्ट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है ताकि एक बार आप रिव्यू कर पाए जो लास्ट हमने डिस्कस किया था। एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट आप देख ले। हमने स्टार्ट किया था कि एक ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज डे, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। और फिर ह्यूमन एक्टिविटीज में हमने दो चीजें डिस्कस की थी, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने ये बताया था कि जिन एक्टिविटीज का पर्पस हो अर्निंग लाइवलीहुड या पैसा कमाना या किसी भी टाइप का कोई भी फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल एप्रिसिएशन, उन सारी एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई करते हैं एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जिन एक्टिविटीज का पर्पस फाइनेंशियल गेन नहीं हो, विच आर डन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, उनको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर हमने दोनों का डिफरेंस समझा था एक चार्ट के जरिए, आई होप वो आपको याद होगा। उसके बाद हमने कहा था कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में करी थी। इसके बाद हमने कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हमारे पास तीन टाइप की होती है मेनली, जिनको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और तीसरा हमारे पास जो है बिजनेस। ठीक है, उसके बाद हमने एम्प्लॉयमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको डिटेल में समझा था कि हम किस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। और सर हम समराइज में देखें तो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देते हैं अपने एम्प्लॉयर को और उसके अगेंस्ट आपको सैलरी या वेज मिलता है। जहां पे आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो जो भी एम्प्लॉयर ने आपको असाइन किया है काम, आप वही काम करेंगे और उसके अगेंस्ट आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। उसमें हमने ये भी समझा था कि सैलरी या वेज जो है वो कैसे आपको मिलती है, वो टाइम के हिसाब से हो सकती है, किसी टास्क के हिसाब से हो सकती है, बट इन बोथ केसेस चाहे वो टाइम के हिसाब से हो या टास्क के हिसाब से हो, वो आपका एम्प्लॉयमेंट ही कहलाता है। इसमें डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा था। सिमिलरली हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी से कोई डिग्री कर लेते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल सेट, दो चीजें बार बार डिस्कस हुई थी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल सेट, और जब आप ये दोनों चीजें हासिल कर लेते हैं उसके बाद जो है आप एक प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट आपको फी मिलता है। हमने इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे और हमने प्रोफेशन को भी कवर कर लिया था। तो आज हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़नी है और जो मेन है वो रहेगी हमारी बिजनेस, क्योंकि आगे आपने ना ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है, आगे पूरा हमने पढ़ना है बिजनेस, बिजनेस स्टडीज। तो इसलिए ये मैंने डिस्कस नहीं किया, तो मैं आज अलग से डिस्कस करूंगा। ठीक है चलिए, तो हम अब शुरू करते हैं। आज का जो इफेक्टिवली हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिजनेस के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट इज बिजनेस। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि डेफिनेशंस जो है वो आप नेट से, बुक से, कहीं से भी देख सकते हैं, तो मैं डेफिनेशंस में ज्यादा नहीं जाता। डेफिनेशंस आप कभी फलानी ऑथर की, कभी इसकी, कभी उसकी याद करके एग्जाम में लिख देते हैं, तो वो काफी अच्छा है। कोई एक आधी डेफिनेशन आपने पढ़ ली, याद कर ली, जो आपको एग्जाम में अपना आंसर लिखने के लिए चाहिए, लेकिन मेन पर्पस है कि आप उस चीज को समझो। अगर आप सारी डेफिनेशंस को समराइज करेंगे, बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस है ऑथर ए बी सी डी की, आप उनको अगर समराइज करके समझना चाहते हैं कि सब क्या कहना चाहते हैं, वो क्रक्स मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। सब डेफिनेशंस का क्रक्स यही है। अब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है एक ही बात बोलने का, लेकिन जो क्रक्स है, जो मैटर ऑफ फैक्ट है, वो ये है जो कहना चाहते हैं। एक बार हम इस चीज को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हम इस डेफिनेशन के सारे पार्ट्स को एनालाइज करेंगे और हम ये समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, हमने एम्प्लॉयमेंट समझा, प्रोफेशन समझा, तो मैंने लिखा है बिजनेस एनकम्पासेस ऑल दोज एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस एनकम्पासेस ऑल दोज एक्टिविटीज डीलिंग विद, पहला क्या है, प्रोडक्शन, एक्वायरिंग एंड ट्रांसफर। तीन चीजें मैंने बोली है, किस चीज का, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किसके बदले, अगेंस्ट अ कंसिडरेशन,
ठीक है, और क्यों किया जाता है, अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्रूइंग फाइनेंशियल गेन। ठीक है, काफी टेक्निकल चीज हो गई। हम इस डेफिनेशन को ब्रेक करके एक एक एस्पेक्ट को समझेंगे कि हम बिजनेस किस चीज को बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस एनकम्पासेस ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम, ठीक है, वो सारे काम जो डील करते हैं प्राइमा फेसी तीन चीजों के साथ, प्रोडक्शन, एक्वायरिंग एंड ट्रांसफर। ठीक है, इसको अगर इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज एंड सेल। ठीक है, किस चीज का, या तो गुड्स का या सर्विसेज का। ठीक है, उसके बाद किसके बदले, अगर मैं ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज को किसके बदले, अगेंस्ट अ कंसिडरेशन, यानी मुझे इस मैन्युफैक्चरिंग, परचेज या सेल के बदले कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, मैं फ्री में तो नहीं कर रहा, उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। और क्यों कर रहा हूं, क्यों, वो मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि किसी बंदे को, उस इंसान को कोई फाइनेंशियल गेन हो, उसको कोई प्रॉफिट हो, ने प्रॉफिट की चाहत में वो ये सब एक्टिविटीज करता है। तो ये बेसिकली इस चीज की डेफिनेशन है। अब हम इसको एक बार समझेंगे। जब मैंने सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन किया तब मैंने इस चीज को थोड़ा सा समझाया था, और अब मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए, हमने एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन को समझा, अब बिजनेस को समझिए कि हम किन एक्टिविटीज को बिजनेस कहते हैं। देखिए, हमने ये चीज बार बार डिस्कस की है कि एज अ ह्यूमन बीइंग्स हमारी वांट्स होती है, हमारी नीड्स होती है। ठीक है, ठीक है, और हमें अपनी इन वांट्स या नीड्स को पूरा करने के लिए या तो गुड्स चाहिए या सर्विसेज चाहिए। अब गुड्स या सर्विसेज क्या होती है, गुड्स या सर्विसेज बेसिकली होती है प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जो हमारी इन वांट्स या नीड्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी नीड है, मेरी जरूरत है कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, ये मेरी नीड है। अब इस नीड को पूरा करने के लिए मुझे जो चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए मुझे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट या कन्वेयंस। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट या कन्वेयंस चाहिए। तो मेरी वांट क्या, मेरी नीड क्या हुई कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करना है, ये मेरी ट्रैवल मेरी नीड है। और इसको पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट होगा, जो इस नीड को पूरा करेगा, उसको मैं ट्रांसपोर्ट बोलूंगा। ठीक है, सपोज मैं पॉइंट ए पे हूं, मुझे पॉइंट बी पे कम्युनिकेट करना है, तो ये नीड क्या हो गई, कम्युनिकेशन। ठीक है, अदर देन फूड क्लोथिंग शेल्टर की बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन। और इस नीड को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट मेरे पास है, जो इस नीड को पूरा करेगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा मेरे पास टेलीकॉम सर्विसेज, जो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी वांट्स है, हमारी नीड्स है, और उनको पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो चीजें हमारी उस नीड्स को पूरा करती है। अब जो ये प्रोडक्ट होता है, ये दो टाइप के होते हैं, बताया था मैंने पहले लेक्चर में, एक तो गुड्स, एक तो सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, तो ये खाना जो है टेंजेबल है। टेंजेबल वर्ड आप समझिए, समथिंग विच कैन बी टच्ड, फेल्ट, सीन। मैं रोटी को टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो टेंजेबल है। ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस जो है टेंजेबल, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम गुड्स कहते हैं। और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बनाता हूँ कि ह्यूमन नीड्स जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, बेसिक सी चीज है। और उन प्रोडक्ट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, या तो गुड्स या सर्विसेज। अब गुड्स वो प्रोडक्ट्स हमारे पास है जो टेंजेबल हो, मींस जिनको हम टच, फील और देख सकते हैं। और इनको हम टच, फील या देख नहीं सकते। सर्विस, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी देता है। अब कंसल्टेंसी को टच, फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल जो गुड्स है, आप मार्केट गए, आपने कोई गुड्स ले लिया और वो गुड्स आप घर ला के अपने घर वालों को दिखा सकते हैं कि हाँ मैं ये 100 रुपए के अगेंस्ट ये चीज लेके आया हूँ, मैं 1000 रुपए के अगेंस्ट मोबाइल फोन लेके आया हूँ। लेकिन अगर यही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी देगा, आप वो कंसल्टेंसी लेके घर वालों को दिखा नहीं सकते कि मैं डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेके आया हूँ। हाँ, आप प्रिस्क्रिप्शन भले ही दिखा दो, कागज का पर्चा दिखा दो, लेकिन जो एक्चुअल सर्विस आपको कंसल्टेंसी के लिए, आपको कंसल्टेंसी किसी को दिखा नहीं सकते, टच नहीं करवा सकते, फील नहीं करवा सकते। सिमिलरली आप लॉयर से कंसल्टेंसी लेके आ गए, आपको कंसल्टेंसी किसी को टच फील या दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो वो होती है इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, इनको हम सर्विसेज बोलते हैं। तो ह्यूमन नीड्स को पूरा करती है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अब जो ये गुड्स और सर्विसेज है, अब जो ये गुड्स और सर्विसेज आपको चाहिए ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, तो ये मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था, क्या हर कोई बंदा अपनी जो नीड्स है उसके लिए उसको जो प्रोडक्ट्स चाहिए क्या वो खुद बनाता है? उसका आंसर था हमारे पास नो। मार्केट में पूरे इस बिजनेस के एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारे बंदे मिलेंगे जो बेसिकली ये गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या अगर प्रोड्यूस खुद नहीं कर सकते तो परचेज करके आगे सेल करते हैं, ठीक है। तो यही चीज हमने इस डेफिनेशन में बोली थी कि बिजनेस में हम क्या पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या है, बिजनेस वो सारी एक्टिविटीज का नाम है, वो सारी एक्टिविटीज को हम कलेक्टिवली बिजनेस कहते हैं, जो डील करती है किनके साथ, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। गुड्स टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं, सर्विस इंटेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं। कौन से प्रोडक्ट जो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स को, ठीक है। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है ये बिजनेस, व्हाट डज बिजनेस डू, बिजनेस क्या करता है गुड्स एंड सर्विसेज का? या तो प्रोडक्शन करता है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत बेसिक से एग्जांपल देता हूं जो आप रिलेट कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ से, ठीक है। अगर हम मतलब हमारे साथ कश्मीरी स्टूडेंट्स अगर है तो ये एग्जांपल को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और बाकी लोग भी कर पाएंगे। कश्मीर में एक, आपको पता है, एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन बोल लीजिए, एक बिजनेस बोल लीजिए, जिसको हम कांदुर बोलते हैं कश्मीर में, ठीक है। बेसिकली जो लोकल रोटी मेकर होता है उसको हम कश्मीर में कांदुर बोलते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि हम सुबह उसके पास जाते हैं और रोटी लाते हैं। तो बेसिकली ये जो बेकर होता है ये क्या करता है, व्हाट डज ही डू, क्या करता है, ये वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है जो गुड्स हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी। हमें सुबह नीड है कि हमें रोटी खानी है, तो ये रोटी हम खुद नहीं बनाते, तो मार्केट में ऐसे लोग हैं जो इन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस, ठीक है। मैंने क्या कहा, चीजों को रिलेट कीजिए। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स गुड्स या तो सर्विसेज की शेप में होते हैं, ठीक है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज के साथ क्या हो सकता है, कोई ऐसा मार्केट में होगा जो इन गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम कश्मीरी में कांदुर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, इस केस में गुड्स। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हमारे पास कुछ लोकल शॉपकीपर्स होते हैं जो खुद तो प्रोड्यूस नहीं करते इस रोटी को, लेकिन इस रोटी को परचेज करते हैं, ठीक है। और परचेज करने के बाद आगे क्या करते हैं, सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली कुल मिला के 3 एक्टिविटीज आ गई, प्रोडक्शन, सेल और परचेज। और इन सब को फैसिलिटेट करने के लिए एक और एनवायरनमेंट होता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बाकी चीजें बोलते हैं। जब हम इन सारी एक्टिविटीज को कलेक्टिवली स्टडी करते हैं तो ये हमारा बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करता है। प्रोडक्शन पार्ट, परचेज पार्ट, सेल पार्ट, और इन सब को फैसिलिटेट करने के लिए जो भी और चीजें, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, जो सारी एक्टिविटीज इस सब को सपोर्ट करे, फैसिलिटेट करे, वो सारा हम बिजनेस के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आते हैं अपने डेफिनेशन की ओर। क्या लिखा था हमने कि बिजनेस एनकम्पासेस, बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है, कौन सी, जो डील करती है गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। हमने इस चीज को समझा। और इसका क्या पार्ट डील करती है, प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन, ये कैसे मैन्युफैक्चर होती है, कैसे बनती है, या बनने के बाद इनका परचेज कैसे होता है, और इनका सेल कैसे होता है। तो प्रोडक्शन, परचेज और सेल किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का।
अब क्वेश्चन आता है कि जब ये प्रोडक्शन, परचेज या सेल होता है गुड और सर्विसेज का, तो क्या ये फ्री में होता है? क्या एक कांदुर जो होता है, एक बेकर जो होता है, वो फ्री में ही रोटी देता है? आंसर इज नो। वो कहता है अगेंस्ट अ कंसिडरेशन, इसके बदले इस सब जो ये एफर्ट पुट करता है, जो सुबह वो आटा ले आता है, उसको रोटी बनाता है, तो जो पूरा वो एफर्ट पुट करता है, वो इसके बदले आपसे कुछ कंसिडरेशन लेता है, इसके बदले वो आपसे कुछ रिटर्न में लेता है, पैसे लेता है। ठीक है, आपसे पैसे लेता है, और वो इस सारी एक्टिविटीज अंडरटेक क्यों कर रहा है? कंसिडरेशन आप समझ गए? जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है, ये पूरा एक्टिविटी जो कर रहा है, वो प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो करता है किसी मुआवजे के बदले, किसी रिटर्न के बदले, उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, और ये वो सारी एक्टिविटी क्यों करता है? प्रोड्यूस क्यों करता है, परचेज क्यों करता है, सेल क्यों करता है, ये सारी एक्टिविटी क्यों करता है? उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव, उसका जो पर्पस होता है एक्रूइंग फाइनेंशियल गेन, ताकि वो अपना फाइनेंशियल गेन उससे हासिल करे, वो उससे अपना फाइनेंशियल प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं वो डिराइव करेगा। कि आज जब वो सुबह बैठता है, जब वो 100,000 रोटी बेचेगा, तो उससे वो अपना प्रॉफिट डिराइव करेगा। उसकी जो कॉस्ट लगी होगी, उसका जो मेहनत लगी होगी, कॉस्ट मतलब जो उसकी मटेरियल की कॉस्ट होगी, प्लस जो भी उसका मार्कअप होगा, अपनी मेहनत का कॉस्ट होगा, वो आपसे वो लेगा, और वो क्या कमाएगा? अपना फाइनेंशियल गेन। तो अब अगर आप ध्यान से इस डेफिनेशन को देखिए, तो ये पूरी डेफिनेशन जो है अब पूरी हो गई, अब उसको इसलिए आप समझ पाएंगे। बिजनेस वो सारी एक्टिविटीज का नाम है जिसमें प्रोडक्शन आएगी, सेल, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हमने पढ़ा गुड्स सर्विसेज क्या होती है, कंसिडरेशन के बदले। और ये क्यों किया जाता है? ताकि आपको फाइनेंशियल गेन हो, ताकि आपको कोई फायदा इससे हो जाए। ठीक है, आई होप ये सफिशिएंटली आपको समझ आ गया होगा। आगे एक टॉपिक हमारा आएगा क्लासिफिकेशन वाला, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमें थोड़ा सा और ब्रेकअप करता हूं। अगर हम बिजनेस सिनेरियो को पूरा आप समझे, पूरा हम समझे, तो बिजनेस ऐसे होता है। बिजनेस में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक को हम बोलते हैं इंडस्ट्री, और एक को हम बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री कौन सा कंपोनेंट होता है बिजनेस का? इंडस्ट्री बेसिकली विच डील्स विद प्रोडक्शन, जहां पे हम ये देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे होती है। सर्विसेज का क्या है? सर्विसेज कोई फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं होती, सर्विसेज आपकी इंस्टेंट प्रोड्यूस हो जाती है। जब सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विसेज दे रहा होता है, तो उसी टाइम पे प्रोड्यूस भी हो जाती है। बट गुड्स के केस में ऐसा नहीं है। गुड्स एंड प्रोडक्शन पार्ट अलग है और कॉमर्स पार्ट अलग है। प्रोड्यूस गुड्स फैक्ट्री में होते हैं, आपकी फैक्ट्री में हो जाते हैं, आपके कारखाने में हो जाते हैं, और उसके बाद उनका सेल परचेज हो जाता है। बट इंटेंशन फाइनेंशियल गेन का ही हमेशा रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब दूसरा पार्ट आ जाता है कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स के भी दो पार्ट आ जाते हैं। एक तो होता है ट्रेड, ट्रेड का मतलब सेल और परचेज। जो गुड्स बने वो कोई परचेज करेगा, फिर सेल करेगा विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल गेन। और इसको फैसिलिटेट करने के लिए उसको हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वो सारी फैसिलिटीज जो जो ट्रेड को फैसिलिटेट करे, कि ट्रेड करना इजी नहीं है, खरीदना बेचना, इसमें और फैसिलिटीज चाहिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सब हम पढ़ेंगे, बैंकिंग। आपको ये सारी फैसिलिटीज चाहिए ताकि आप ये ट्रेड कर पाओ। तो ये सब हम एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की कैटेगरी में डालते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को जब हम पढ़ेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस। यही आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ना है। ये पूरी जो चार्ट है, इसको आपको कवर करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस करिकुलम। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। डेफिनेशन अब जो मर्जी आप याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन जो मर्जी अपने एग्जाम में लिखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो क्रक्स है पूरे मैटर का, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखवा दिया कि बिजनेस एनकम्पासेस ऑल दोज एक्टिविटीज, सारी वो एक्टिविटीज जिसमें प्रोडक्शन हो, सेल हो, परचेज हो, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, एक कंसिडरेशन के अगेंस्ट। और ये क्यों किया जाता है? ताकि आप इससे कोई फाइनेंशियल गेन, कोई प्रॉफिट इससे हासिल कर सको। ठीक है, पॉइंट टेकन, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो ये आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें क्या एक पर्टिकुलर बिजनेस, पर्टिकुलर एक्टिविटी सॉरी, बिजनेस है या नहीं। कि जैसे हमने लास्ट टाइम पे एम्प्लॉयमेंट समझा था, हमने लास्ट टाइम पे प्रोफेशन समझा था, ऐसे अगर हम कोई एक्टिविटी देखें और हमें ये कहना हो कि वेदर ये बिजनेस है या नहीं है, हम कैसे पता करेंगे?
वो हम पता करते हैं बाय टेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ठीक है। अक्सर जब मैं खुद 11th में था और उससे पहले भी एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कुछ चीजें उनको बहुत सिमिलर लगती है, कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है वो उनको सिमिलर लगता है। सपोज क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और फिर आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो चूंकि दोनों में आंसर वो रिजम्बलिंग लिखते हैं, उनको लगता है कि दोनों सेम है और रिजम्बलिंग आंसर लिखते हैं, बुक्स पे भी रिजम्बलिंग आंसर्स होते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझिए, जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खुसूसियात। ठीक है, इसका मतलब होता है खुसूसियात। ठीक है, स्पेसिफिकेशन, कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर है, इसमें क्या क्या ये खुसूसियत रखता है, स्पेशलिटी, कि जब मैं ये एक्टिविटी देखूं तो मैं पहचानूं कि हाँ ये बिजनेस है। जैसे हम किसी इंसान के बारे में, किसी बंदे के बारे में बोलते हैं, क्या इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अच्छा है, ये काइंड है, ये फलाना है, ये ऐसा है, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्पेसिफिकेशंस होती है। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो वो होता है आउटकम। ठीक है, कि ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपके आगे जो है वो आएगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तो वो एक अलग बात हो रही होगी। यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आप किसी एक्टिविटी की स्पेसिफिकेशंस देख के कैसे पहचानोगे कि ये एक्टिविटी बिजनेस है या नहीं। ठीक है, आई होप आप पॉइंट समझ गए। तो मैंने लिखा था कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे वेदर एक्टिविटी इज अ बिजनेस और नॉट। हमने डेफिनेशन पढ़ा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अभी एक्टिविटी आप देखो अपनी लाइफ में, आपके आसपास, तो आप कैसे ही कह सकते हो कि वेदर ये बिजनेस है या बिजनेस नहीं है। उसके लिए आपको कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, स्पेसिफिकेशंस जो है, उनको चेक करना पड़ेगा। अगर तो उस एक्टिविटी में वो स्पेसिफिकेशंस हुई तो आप बोलोगे हाँ वो बिजनेस है, नहीं हुई तो आप बोलोगे वो बिजनेस नहीं है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, या मेंशन 5 या 4 या 3 या मेंशन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ऐसा आपके पास क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। लेकिन एक्चुअल क्या होता है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब ये होता है कि हम एक एक्टिविटी को देख के पहचान सकते हैं कि वेदर ये बिजनेस है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, उसमें आपको वो क्वालिटीज जो है वो टेस्ट करनी है। अगर वो क्वालिटीज पॉजेस कर रहा होगा तो बिजनेस है, नहीं कर रहा होगा तो हम सिरे से बोलेंगे एक्टिविटी बिजनेस नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि जो आपकी बुक है जेके बोस की भी और एनसीईआरटी की भी, दोनों ने यहाँ पे क्या किया है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हुए हैं, 7। बट मैंने 7 प्रोड्यूस किया है 5 में, बिकॉज मैंने 2 को क्लब कर दिया है एक ही हेड में, क्योंकि मेरे हिसाब से वो दोनों जो है वो एक ही बात कन्वे कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से इट वाज नो पॉइंट पुटिंग देम सेपरेटली, सो व्हाट आई डिड, आई क्लब्ड देम इनटू अ सिंगल क्वालिटी और सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, बट हाँ आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इन दो को सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर आपने अपना लॉन्ग, आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा गया और वहां पे 200 वर्ड 150 वर्ड की वो हुई कि आपको मिनिमम उसमें लिखना पड़ेगा, सब क्वेश्चंस में होता है कि लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप, तब आप इसको 5 को ब्रेक कर सकते हैं 7 में, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी 7 में ब्रेक किया है और जेके वो सिलेबस ने भी 7 में इसको ब्रेक किया हुआ है। बट जो एनालिटिकल अगर पार्ट देखे तो वो जो उन्होंने ब्रेक किया है उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। वो दोनों पॉइंट जो है एक ही चीज को कन्वे कर रहे, तो मुझे नहीं लगा इसको में कोई लॉजिक कि मैं इनको क्लब करूं, तो मैं इनको अलग अलग करूं, तो मैं इनको क्लब किया बिकॉज दे कन्वे वन एंड द सेम थिंग। तो फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आप इसको 5 से 7 में भी ब्रेक कर सकते हैं, बट इफेक्टिवली ये 5 ही चीजें कन्वे करती है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, क्या क्वालिटीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एक्टिविटी में कि हम उसको बिजनेस आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। यानी जब एक एक्टिविटी बंदा करता है, जब एक एक्टिविटी बंदा करेगा, हाँ, और एक और चीज है, ये जो क्वालिटीज है ये सारी होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। अगर इनमें से 4 क्वालिटी हुई और एक नहीं हुई तो आप एक्टिविटी बिजनेस नहीं है।
पॉइंट समझ गए आप? ये जो 5 चीजें मैंने लिखी है, ये पांचों की पांचों होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो बिजनेस है। अगर 5 में से 3 हुई या 2 हुई तो वो बिजनेस नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज business is an economic activity which is undertaken with the objective of earning profit। मतलब क्या है, बार बार ये चीज बताई है कि बिजनेस जब कोई बंदा करता है वो कोई प्यार मोहब्बत के लिए नहीं करता, वो कोई अपने दिल की खुशी के लिए नहीं करता। उसका जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है फाइनेंशियल मोटिव, फाइनेंशियल एप्रिसिएशन, फाइनेंशियल गेन, और उस फाइनेंशियल गेन को हम बोलते हैं प्रॉफिट। जैसे हमने कहा था कि एम्प्लॉई को सैलरी मिलती है, उसको हम एम्प्लॉई को जो पेमेंट मिलती है उसको हम सैलरी बोलते हैं। प्रोफेशनल को जो पेमेंट मिलती है उसको हम फीस बोलते हैं। सिमिलरली जो एक बिजनेसमैन को ये बिजनेस करने से, एक्टिविटी करने से जो फाइनेंशियल गेन होता है, जो उसका कैपिटल बढ़ जाता है, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट मेन एलिमेंट, प्राइमरी फोर्स होता है कि एक बंदा जो है वो बिजनेस करता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि बिजनेस अगर हमें देखना है या नहीं है, तो आपने ये देखना है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। ये कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है, ये कोई सिंपैथी के लिए बंदा नहीं करता, ये कोई लव अफेक्शन के लिए बंदा नहीं करता। इट इज डन होली एंड सोली टू अचीव फाइनेंशियल गोल। इसका प्राइमरी एंड मेन और बेसिक पर्पस जो होता है वो होता है टू अचीव फाइनेंशियल ग्रोथ, टू अचीव फाइनेंशियल गेन। और उसका जो मोटिव होता है करने का, जो पूरा एक पर्पस होता है करने का, वो प्रॉफिट का होता है। सेम एग्जाम्पल को वापस लेके चलते हैं अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल में। जब सुबह वो रोटी वाला रोटी बनाता है तो उसका पर्पस ये नहीं होता कि मुझे बहुत सारे लोगों को आज रोटी खिलानी है। हाँ, हो सकता है कि वो उसका बैक एंड पे एक सेकेंडरी पर्पस हो, वो उसका एक हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी के साथ जो मेन उसका गोल है उसमें कुछ सेकेंडरी गोल अचीव हो रहा होगा कि उसकी वजह से बहुत लोग सुबह रोटी खा पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो एक सेकेंडरी बातें हो गई। जो प्राइमरी मेन गोल उसका, जब वो सुबह उठता है 4 बजे, अपना वो पूरा आटा वाटा रेडी करता है, उसका प्राइमरी गोल क्या होता है कि मुझे ये एक्टिविटी करने से प्रॉफिट कमाना है। अगर मुझे 1000 रुपए का आटा लगा है, 1000 रुपए की मेहनत है, मुझे शाम तक 2000 रुपए कमाने हैं, इसीलिए वो ये बिजनेस कर रहा है। अगर उसे किसी दिन भी लगे कि मुझे 800 रुपए का तो आटा लग रहा है लेकिन आज 600 रुपए ही रहे, तो वो अपने दुकान को, अपने उस नानवाई की शॉप को बंद कर देगा। ठीक है, अपने उस रोटी की दुकान को बंद करेगा। तो प्राइमरी एंड बेसिक मोटिव जो होता है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने का, वो हमारे पास होता है प्रॉफिट, हमारे पास होता है फाइनेंशियल गेन, और इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, अगर आपने एक क्वालिटी चेक करनी है किसी एक्टिविटी की बिजनेस है या नहीं, तो आप उसका मोटिव देखो। अगर उसका मोटिव प्रॉफिट है और अगर वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए कर रहा है, कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं कर रहा है, कोई लव अफेक्शन के लिए नहीं कर रहा है, तब आप बोलेंगे कि हाँ ये बिजनेस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट चेक करना है, बिजनेस प्रॉफिट मेन मोटिव है बिजनेस का। प्रॉफिट पे अलग से डिस्कशन होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्यों जरूरी है, इस पे अलग से पूरा डिस्कशन होगा। अभी के लिए एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस आपने इतना ही समझना है कि प्रॉफिट प्राइमरी पर्पस होता है कि बिजनेस वाला बिजनेस करने के लिए आएगा। ठीक है, कोई भी इंसान, कोई भी जो बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेस शुरू नहीं करता विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग लॉस, विद इंटेंशन ऑफ इनकरिंग लॉस। हर कोई जब स्टार्ट करता है, हर कोई जब बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक करता है तो विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट करता है। प्रॉफिट के बाद जो दूसरा आपने क्वालिटी चेक करें एक्टिविटी में, कि ये एक्टिविटी से या तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, या तो डिस्कस हमने कर लिया, तो प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, या प्रोड्यूस हो रहे हैं, या उनकी परचेज एंड सेल हो रही है। ठीक है, यहाँ ट्रांसफर भी ऐड कर सकते हैं। आपने एक्टिविटी में देखना है कि हम कैसे बोलेंगे कोई एक्टिविटी बिजनेस है या नहीं, कि या तो उसमें कोई गुड्स और सर्विसेज, ये डिस्कस किया मैंने ऑलरेडी ऊपर, प्रोड्यूस हो रहे हैं या परचेज एंड ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, दोनों में से एक चीज होनी ही चाहिए। अगर ना तो प्रोडक्शन है, ना सेल है, ना परचेज है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि वो एक्टिविटी बिजनेस नहीं हो सकती। ठीक है, तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ एक छोटा सा सब कॉन्सेप्ट और है
उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है डिस्कस करने में। हमारे पास गुड्स दो टाइप के होते हैं बाय द वे। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो इमीडिएटली कंज्यूम हो जाते हैं। लाइक आप मार्केट में गए, आपने रोटी लाई और आपने रोटी कंज्यूम कर ली, दिस इज फॉर इमीडिएट कंजप्शन। इसको फर्दर कहीं यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए हमारे पास प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। वो कैसे गुड्स हो गए? फॉर एग्जाम्पल, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये कार बनाती है। ठीक है, अब कार आपको बताया, कार तो कोई हाथ से बनते नहीं है, कार बड़ी बड़ी मशीनों पे बनते हैं। ठीक है, तो जो मशीनें कार बनाने के लिए यूज होती है, वो मशीनें भी कहीं ना कहीं बनती होंगी। ठीक है, और जो कार बनाने के लिए मशीनें बनती है, और वो मशीनें जब वो मैन्युफैक्चरर जो कार, एक सेकंड इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये पार्ट आया हुआ है बुक में और उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक कंपनी ए है जो कार मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, अब कार तो उसको पता है मशीन से ही मैन्युफैक्चर करना है, तो ये कार मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको मशीन चाहिए, सपोज मशीन एक्स। अब ये कार बनाने वाली कंपनी जो है, कंपनी ए, ठीक है, ये मशीन एक्स खुद तो नहीं बनाएगी, तो कार बनाने वाली कंपनी है, तो कोई कंपनी बी होगी, कोई कंपनी बी होगी जो ये एक्स मशीन बना रही होगी, कार बनाने की मशीन। ठीक है, तो ये जो एक्स है ये होता है प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, जिन गुड्स को फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट क्या है कुल मिला के? अब पॉइंट कुल मिला के ये है कि जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी होगी, तो पहला तो आप टेस्ट करेंगे कि प्रॉफिट मोटिव है या नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं, पहला तो ये आप टेस्ट करेंगे। दूसरा जो आप देखेंगे, क्या प्रोडक्शन हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, या प्रोक्योरमेंट या ट्रांसफर यानी सेल या परचेज हो रहा है। जब तक इनमें से कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज की, तब तक आप उस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो अपने हर एक्टिविटी में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि या तो गुड्स का एक्सचेंज है, या तो सर्विसेज का एक्सचेंज है, या तो प्रोक्योरमेंट है, या तो प्रोडक्शन है, या परचेज है, या तो वो बन रही है। तो इनमें से कुछ ना कुछ हो रहा होगा, इनमें से कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तब आप बोलेंगे हाँ एक्टिविटी बिजनेस हो सकती है। होगी नहीं होगी तब बोलेंगे जब ये पांचों चीजें होंगी। पहला ये टेस्ट करेंगे, फिर ये टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब तीसरा टेस्ट करते हैं कि प्रोडक्ट बनने के बाद, प्रोक्योरमेंट के बाद या प्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे उसका। ठीक है, प्रोडक्ट बनने के बाद या परचेज करने के बाद क्या करेंगे उसका, उसका होना चाहिए ट्रांसफर। ये बात बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझेंगे कि ट्रांसफर क्यों जरूरी है बिजनेस के लिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, यही रोटी के एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से रोटी परचेज करते हैं। ठीक है, मार्केट से रोटी परचेज करते हैं। ठीक है, एक हाउस होल्ड है, एक फैमिली है। मैं आपको कुछ एग्जांपल इंडस्ट्री से दूंगा और कुछ कॉमन लाइफ से दूंगा, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हम जो पढ़ रहे हैं दैट मेक्स सेंस, वो हम अपनी रियल लाइफ में बार बार देख सकते हैं। आप जिस चीज को छोटी लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे, वही चीज एक बड़ी लेवल पे भी सेम ही चीज होती है, और उसका लेवल और स्केल जो है वो बहुत बड़ा होता है, बात सेम होती है। अब सपोज जो एग्जांपल मैंने दी कि हम मार्केट से रोटी लाने की एग्जांपल हमने दी, एक हाउस होल्ड ने एस्टिमेट लगाया कि उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है रोटी पे वो 5,000 रुपीज है। ठीक है, या हाउस होल्ड ने अपना लगाया अंदाजा। अब इस हाउस होल्ड ने डिसाइड किया कि ये तो महंगा पड़ रहा है, अगर हम रोटी घर में बनाए, जितनी हमारी कंजप्शन है रोटी घर में बनाए, तो हमारी जो कॉस्ट है वो 3,000 रुपए ही लगेगी। ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो 3,000 ही लगेगी। हम यही रोटी जो है वो 3,000 रुपए में ही, हम यही रोटी 3,000 रुपए में ही क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं मंथली। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम अभी रोटी जो है घर में ही बनाएंगे। ठीक है,
अब आप देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो पहली एक्टिविटी है, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या ये जो पर्पस था इसका वो प्रॉफिट था? आंसर इज यस, आंसर इज यस। अगर हम ध्यान से देखें तो हाउस होल्ड ने जो डिसीजन लिया है इसका पर्पस क्या था? इकोनॉमिक था, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल गेन, 2000 का गेन ऑब्जेक्टिव है। तो पहला टेस्ट तो क्वालिफाई हो गया, ये एक्टिविटी तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा टेस्ट, इज देयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज? तो आंसर इज यस, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज ये घर आटा लाएगा, घर में उसको हीट करेगा अप्रोप्रिएट हीट पे, तो क्या करेगा, एक रॉ मटेरियल से वो एक गुड्स बनाएगा, रोटी बनाएगा, तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो आंसर इज यस। लेकिन क्या हम इस एक्टिविटी को बिजनेस कहेंगे? जो एक हाउस होल्ड ने शिफ्ट किया फ्रॉम मार्केट से रोटी लाने से इंटरनली रोटी बनाना, अपने घर पे बनाना, और इससे उसको 2000 का गेन हुआ, क्या हम इस एक्टिविटी को बिजनेस बोलेंगे? आंसर इज नो। और ये नो क्यों है? क्योंकि तीसरा टेस्ट जो है वो है ट्रांसफर का, ये मेरे को समझाता है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट, मतलब गुड्स और सर्विसेज। हाउस होल्ड ने जब ये रोटी बनाई तो इसने इंटरनली अपने लिए कंज्यूम कर दी, देयर वाज नो ट्रांसफर। इसने ये जो गुड्स और सर्विसेज है वो किसी और को नहीं बेचे, किसी और को कंसिडरेशन के अगेंस्ट सेल नहीं किए। हमने क्या करा डेफिनेशन में कि आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा गुड्स और सर्विसेज को एक से दूसरे को, और वो भी फ्री में नहीं ट्रांसफर करना, उसके बदले आपने कोई कंसिडरेशन, कोई बदला लेना है। इस केस में ट्रांसफर भी मिसिंग है, कंसिडरेशन भी मिसिंग है, तो हम इसको बिजनेस नहीं बोल सकते, ऑल दो इसने पहले दो टेस्ट जो है क्वालिफाई कर दिए। ठीक है, अगर मैं इसको और यहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं अगेंस्ट कंसिडरेशन, ठीक है, ताकि और वो क्लियर हो जाए। तीसरा टेस्ट जो है ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट्स अगेंस्ट कंसिडरेशन। तो जो मैंने एग्जांपल आपको दी, मैंने जो एग्जांपल आपको दी हाउस होल्ड की, यही एग्जांपल आप एक बहुत बड़े बिजनेस सेटअप में भी यूज कर सकते हैं। कि एक बिजनेस, सपोज यही जो मैंने एग्जांपल दी थी, कि एक बिजनेस सपोज अपनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए कोई चीज बाहर से परचेज करता है, अब उसे फील होता है कि मैं बाहर से परचेज ना करके इंटरनली इस चीज को प्रोड्यूस करूं, इंटरनली प्रोड्यूस करूं, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली कैप्टिव कंजप्शन या इंटरनल कंजप्शन के लिए कोई चीज वो बनाता है। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम बिजनेस क्लासिफाई नहीं करते, ठीक है, सॉरी, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा, या तो गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है, या परचेज होने चाहिए। और तीसरा, ट्रांसफर या एक्सचेंज होना चाहिए। मैंने कहा कि एक ही चीज को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, ट्रांसफर बोले या एक्सचेंज बोले, एक्सचेंज या ट्रांसफर होना चाहिए किसी मुआवजे के बदले, किसी कंसिडरेशन के बदले। तो जब ये तीन टेस्ट क्वालिफाई करेगा तब हम आगे बढ़ के कह सकते हैं कि बिजनेस हो सकता है, क्योंकि दो टेस्ट अभी हो गए। टेस्ट नंबर 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि एक आइसोलेटेड इवेंट या एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज इज नॉट बिजनेस। क्या मतलब होता है? एक आइसोलेटेड इवेंट, एक आइसोलेटेड इवेंट ऑफ सेल एंड परचेज इज नॉट बिजनेस। यू मस्ट बी डूइंग इट ऑन रेगुलर या कंटिन्यूअस बेसिस। क्या मतलब है इस चीज का? सपोज आपने एक मोबाइल फोन लिया आज, आपने एक मोबाइल फोन लिया आज, ठीक है, और ये मोबाइल फोन जो है, ये मोबाइल फोन जो है, ये आपको पड़ा 40,000 रुपए में, ठीक है।
आपने इस मोबाइल फोन को 2 महीने यूज किया और उसके बाद आपने इसको सेल किया, या तो अपने किसी फ्रेंड को या किसी मोबाइल डीलर को जो पुराने मोबाइल में खरीदा बेचता है, और आपको ये मोबाइल फोन, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है बट एग्जाम्पल है, उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपको सपोज ये बिक गया कोई 42,000 रुपीज का। ठीक है, अब हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि ये जो मॉडल है इसकी जो प्रोडक्शन है वो कंपनी ने बंद कर दी, तो ये मार्केट में कम हो गया, इसकी डिमांड बढ़ गई, या जो भी रीजन है, आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी थी, या सामने वाला जिसको आपने बेचा उसको इस बारे में पता नहीं था, बट जो भी रीजन है, सपोज ये बिका आपका 42,000 रुपीज में। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन है क्या एक्टिविटी बिजनेस है? तो आंसर इज नो, बिकॉज जो चौथा टेस्ट हमारा है वो क्वालिफाई नहीं हुआ, कंटिन्यूटी वाला। क्या मतलब है इसका? इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप देखिए, फाइनेंशियल गेन तो है, प्रॉफिट तो है, परचेज ऑफ मोबाइल फोन भी था, एक्सचेंज ऑफ मोबाइल फोन का सेल भी है, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट मिसिंग है वो है कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। मेरा एम या मोटिव जो है वो मोबाइल फोन खरीद और बेच के पैसा कमाने का नहीं था। ठीक है, और ये एक्टिविटी जो है मैंने सिंगल या आइसोलेटेड की है, साल में एक बार या पूरी लाइफ में 2 बार, जबकि इस पर्टिकुलर इवेंट्स में जब कोई कंटिन्यूटी नहीं है, मैं इस चीज को कंटिन्यूअसली विद इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, रेगुलरली नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको अपना जो है वो बिजनेस क्लासिफाई नहीं कर सकूंगा। घर में एक और एग्जांपल आप देखते हैं कॉमनली, हमारे पास घर में गाड़ी होती है, हम 2-4 साल गाड़ी को बेच देते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं हम गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं? आंसर इज नो, अनलेस हमारा कार डीलरशिप का बिजनेस हो जहां पे हम गाड़ी को खरीद और बेच रहे हैं। तो मैं कभी कभार लाइफ में एक सिंगल या आइसोलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ, सेल या परचेज की, और उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है हो या प्रॉफिट ना भी हो, बट इस आइसोलेटेड एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं करेंगे। देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, इस चीज को आपने याद रखना है, कंटिन्यूअसली हो रहा हो और विद द पर्पस ऑफ प्रॉफिट ही हो रहा हो। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हम इसलिए नहीं खरीदते कल को महंगा बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो इसलिए नहीं खरीदते कल को महंगा बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। आंसर इज नो। ठीक है, या इससे ज्यादा एक अच्छी एग्जांपल है जो आप रिलेट कर सकते घरों में, कि हम अपने घरों में जो है कश्मीरी हाउस होल्ड में या बाहर भी, ये तो इंडियन कल्चर है बेसिकली, इंडियन कल्चर ही है बेसिकली गोल्ड और सिल्वर जो है इकट्ठा करने का। तो अपने घरों में जो है शादियों के पर्पज के लिए, कोई और पर्पज के लिए अगर हमारे पास सेविंग होती है तो गोल्ड खरीद लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं? आंसर इज नो, हम एट मैक्स उसको इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। ठीक है, बट हम उसको बिजनेस नहीं कहते। क्यों? बिकॉज हमारा जो पर्पस होता है वो इसलिए नहीं होता कि हम गोल्ड सस्ता खरीद के महंगा बेचेंगे, और दूसरी बात यह है कि उन ट्रांजेक्शन में कंटिन्यूटी नहीं होती। ठीक है, हाँ कल को वो बिक जाता है, कुछ पैसे भी गेन भी हो जाता है, बट ठीक है, लेकिन फिर भी उसको क्लासिफाई एज बिजनेस नहीं करेंगे अनलेस यू आर अ गोल्ड स्मिथ, आपका काम ही खरीदना बेचना हो। तो एक आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन विदाउट एनी कंटिन्यूटी इज नॉट क्लासिफाइड एज बिजनेस। ठीक है, ये भी टेकन। और एक लास्ट पॉइंट जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, 5वां टेस्ट, कि बिजनेस में रिस्क होना चाहिए, और ये मेन पार्ट है बिजनेस का, कि बिजनेस में इनहेरेंटली रिस्क होता है। जिस काम में रिस्क नहीं है वो बिजनेस नहीं होता, वो कुछ और हो सकता है बट बिजनेस नहीं है। अभी रिस्क क्या होता है? बोलते हैं बिजनेस में रिस्क है। रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब ये होता है कि जब भी मैं पैसा लगाता हूं, जब भी मैं कोई एक्टिविटी करता हूं, तो मेरा इंटेंशन तो होता है प्रॉफिट कमाने का, बट ये प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये सर्टन नहीं है, ये अनसर्टन है। मुझे इस बिजनेस से रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, वो अनसर्टन है, वो सर्टन नहीं है, और उसी अनसर्टनिटी को हम बोलते हैं रिस्क। तो बिजनेस में इनहेरेंटली रिस्क होता है। चलिए इस चीज को, वही एग्जांपल जो हम पढ़ रहे हैं उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। जो हम बेकर के एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। कि अब एक बेकर सुबह उठा 4 बजे, ठीक है, इसने अपने हिसाब से, अपने अंदाजे के हिसाब से रोटियां बनाई, इसने सपोज 200 रोटी बनाई, ठीक है, और पर रोटी की कॉस्ट इसकी 4 रुपए है, तो हो गया 800 रुपए। तो रीजनेबल कर लेते, 2000 बनाई 8000 रुपए। ठीक है, अब इसका अंदाजा क्या था कि सुबह 10 बजे तक मेरी 2000 रोटी बिक जाएगी,
2000 भी ना बिके, 1900 रोटी बिक जाएगी 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। 1900 बिक जाएगी 5 रुपए के हिसाब से, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 1500। अगर मुझे 500 रोटी, अगर मुझे 100 रोटी फेंकनी भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, तभी मेरा दिन का प्रॉफिट 1500 रुपए बन जाएगा। लेकिन ड्यू टू वन रीजन और अनदर शाम तक इसकी 1900 रोटी नहीं बिकी, कुछ रोटियां खराब हो गई। रीजन क्या हो गया? बारिश हो गई, बहुत सारे लोग घर से बाहर आए नहीं, ठीक है। या जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी रोटी बिकेगी, इसका जो अंदाजा था उसका अंदाजा सही नहीं हुआ, ठीक है। या कुछ ऐसा अनसर्टन हो गया, कोई स्ट्राइक हो गई, कोई गवर्नमेंट की एंड से रेस्ट्रिक्शन हो गई कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया लोगों को बाहर जाना। तो जो भी ओवरऑल जो ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो में इसने जो एक्टिविटी अंडरटेक की थी वो की थी विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन इसका ये प्रॉफिट सर्टनली होगा या नहीं होगा, ये चीज सर्टन या 100% डिसाइडेड नहीं है, बिकॉज ये प्रॉफिट होना और ना होना इज डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर है, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर है, कुछ इसका अपना जजमेंटल फैक्टर्स है, किसकी जजमेंट गलत थी, इसको पता था किस एरिया में डिमांड 1900 रोटियों की है जबकि वहां पे डिमांड 1000 रोटी की ही थी, उसको बाकी फेंकनी पड़ी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जजमेंटल, बिजनेस डिसीजन, फोरकास्ट, इसके एम्प्लॉय उतने मेहनती नहीं थे, तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स बिजनेस रिस्क, ठीक है। रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है। जब तक ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस नहीं होगा हम एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कहते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या होता है बिजनेस में फिर ये, अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहे, हमारे पास जो होता है मोटिव प्रॉफिट का, बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो हम बिजनेस को बिजनेस नहीं कहेंगे। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, और जिस एक्टिविटी में पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस नहीं है उसको हम बिजनेस नहीं बोलते। सपोज कोई एक्टिविटी है जहां पे मोटिव प्रॉफिट का है लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस नहीं है, ये रिस्क इनहेरेंट नहीं है नुकसान होने का, ठीक है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम एक्टिविटी को बिजनेस क्लासिफाई नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, एक कॉमन टिपिकल मिडिल क्लास जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, को हम एफडी बोलते हैं आम लैंग्वेज में। फिक्स्ड डिपॉजिट बंदा करता है, सपोज लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट करवा लिया सपोज, और 6% का इंटरेस्ट है, तो आपको पता है कि साल के एंड में मुझे 1,06,000 रुपए मिलना ही मिलना है, ठीक है। देयर इज प्रॉफिट मोटिव, बिल्कुल है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है। बैंक हमें बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, प्रॉफिट मोटिव भी है, सब कुछ है। मैं कंटिन्यूअसली भी एफडीआर करवा सकता हूँ तो कंटिन्यूटी भी है। तो फिर दिक्कत क्या है, इस चीज को हम क्यों नहीं बोल सकते अपना, इस चीज को हम क्यों नहीं बोल सकते बिजनेस, इसको हम एट मैक्स बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट। बट इसको हम एफडी करने को हम बिजनेस नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, कोई लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं है। यही जो बैंक, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक की एक्टिविटी को हम बिजनेस बोलते हैं। क्यों बिजनेस बोलते हैं? बिकॉज बैंक, फॉर बैंक्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। कैसे? बैंक इन एफडी के पैसों को क्या करेगा, किसी और को लोन पे देगा आगे। अब जिसको बैंक आगे पैसा देगा वो बंदा या तो पैसा रिटर्न कर सकता है या रिटर्न नहीं कर सकता, तो वो बैंक के लिए वो रिस्क है कि बैंक को ये नहीं पता कि उसने आगे जो लोन दिया है whether it will be repaid or it will not be repaid या partially repaid। तो बैंक के लिए वो रिस्क है कि वो बंदा डिफॉल्टर ना हो जाए आगे। तो सिंस बैंक का पैसा आगे देने का मोटिव तो प्रॉफिट का है, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, तो बैंक के लिए इट इज अ बिजनेस। लेकिन जो एफडी करवा रहा है, जो सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहा है, उसके लिए ये बिजनेस नहीं हो सकता। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इसमें नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। रिमोट पॉसिबिलिटी है कि बैंक डूब गया ABCD, बट दे आर एक्सेप्शनल थिंग्स। हम जो स्टडी करते हैं एज अ रूल करते हैं, एक्सेप्शनल चीजें नहीं करते। क्योंकि क्या होता है, कभी बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं अगर कल को बैंक ही डूब गया तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है। जब हम कोई लॉ, कोई रूल एस्टेब्लिश करते हैं, हम एज अ रूल करते हैं, हम रूल की बात करते हैं, एक्सेप्शंस की बात
नहीं करते, इसलिए तो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं, बिकॉज एक्सेप्शन होती है। हम एज अ रूल बात कर रहे हैं। एज अ रूल एफडी में कोई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस नहीं है, तो इस सिनेरियो में एफडी करवाना इज नॉट बिजनेस, दो देयर इज प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो जब तक रिस्क ना हो किसी एक्टिविटी में, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस नहीं हो, तब तक उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते। और यही रीजन है कि बिजनेस बहुत कम लोग करते, ज्यादा लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। इसी से डर के तो लोग बिजनेस नहीं करते। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस नहीं होता तो हो सकता है कि आधी से ज्यादा आबादी जो है वो बिजनेस ही कर रही होती, बट बिजनेस में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पाइन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्क एपेटाइट कि आप ये एक्टिविटी अंडरटेक करो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और रिस्क और प्रॉफिट जो दो चीजें हैं, ठीक है, इनको मैंने यहाँ पे टच किया, अभी मैं कहूँगा टच ही किया है, एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज प्रॉफिट और रिस्क पे आगे डेडिकेटेड आपका टॉपिक है। इसी चैप्टर के एंडिंग में प्रॉफिट पे अलग से एक टॉपिक है, प्रॉफिट एज अ प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस और व्हाट आर बिजनेस रिस्क। तो वहां पे ये चीज और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या रिस्क हो सकती है और क्यों बिजनेस में रिस्क होती है। हम एक बार रिकॉल करते हैं, वापस आते हैं अपने मेन जो हम पढ़ रहे थे उसकी तरफ फटाफट से, कि 5 टेस्ट आपको करने हैं कोई भी एक्टिविटी पे चेक करने के लिए वेदर इट इज अ बिजनेस और नॉट। फर्स्ट थिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेदर मोटिव इज प्रॉफिट, ठीक है, वेदर आई एम डूइंग इट फॉर फाइनेंशियल गेन, हाँ, तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, क्या परचेज या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है। तीसरा, क्या परचेज या प्रोडक्शन के बाद ट्रांसफर या एक्सचेंज हो रहा है अगेंस्ट कंसिडरेशन। चौथा, क्या ये कोई आइसोलेटेड इवेंट तो नहीं है, इज देयर कंटिन्यूटी, क्या मैं चीज कंटिन्यूअस बेसिस पे करते आ रहा हूं। और लास्टली, वेदर देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो लॉस है उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो एक्टिविटी बिजनेस नहीं हो सकती। लॉस का मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिट की, रिटर्न की, उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट, उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स आना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्क। ठीक है, रिस्क इज बेसिकली अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास यहां तक कंप्लीट। अब एक आपके पास जो है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और से जर्नल लाइफ के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो है कि जो 3 एक्टिविटीज अब हमने समझी, हमने समझा एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। ठीक है, तो अब हम उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे इस चार्ट की मदद से कि तीनों में क्या फर्क है। ठीक है, चलिए, और ये चीजें हमने सारी पढ़ी है, अब हम बस इसको टच करेंगे। ठीक है, मैंने इसको कोडेड फॉर्म में लिखा है सारा, बाकी मैंने को पहले ही कहा आपको बुक पढ़नी है, बुक से पढ़ना है, और जो चीजें हम बता रहे हैं उसकी हेल्प से आपको स्टडी की हैबिट डालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, पहला है नेचर ऑफ वर्क, कि तीनों में काम क्या करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया तो आप खुद ही बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट में हम जो सर्विसेज देते हैं बोलते हैं पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। मतलब क्या होता है, हमें वही सर्विसेज देनी है जो हमारा एम्प्लॉयर बोले। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो यही बात है कि आप किसी के एम्प्लॉई है, आप किसी के यहाँ सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको जो सर्विस आपका एम्प्लॉयर बोलेगा आपको वो देनी है, बिकॉज उसने आपको उसी के लिए अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ वर्क होता है पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, हमने डिस्कस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। प्रोफेशन में जो सर्विसेज आप देंगे उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि ये सर्विसेज आप तभी देंगे जब आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की। लेकिन बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में या तो प्रोडक्शन होगा या एक्सचेंज होगा, किस चीज का, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये पहला डिस्टिंक्शन है तीनों को समझने का, कि तीनों में हम काम क्या करते हैं, तीनों में हम अलग अलग काम करते हैं। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट में पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, और बिजनेस में प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट नंबर 2, क्या एम्प्लॉयमेंट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए।
तो मैंने इसका आंसर लिखा है मे बी। मे बी का मतलब क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां पे एम्प्लॉयर चाहता है कि आप क्वालिफाइड हो तो तब चाहिए, एम्प्लॉयर नहीं चाहता तब नहीं हो। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में क्या है, बेसिक जो प्राइमरी जो आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है वो तो आपका एम्प्लॉयर करता है। तो एम्प्लॉयर जो चाहे वो, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेप्यूटेड कंपनी एक मैनेजर ढूंढ रही है, तो वो मैनेजर एमबीए भी ढूंढ सकती है, वो मैनेजर बीबीए भी ढूंढ सकती है, वो मैनेजर एक नॉर्मल 12th पास भी ढूंढ सकती है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। हाँ, नॉर्मली जो सिस्टम है कि वो अपना क्वालिफिकेशंस ढूंढते हैं, पर जरूरी नहीं है। तो जैसी पोस्ट होगी उस पोस्ट के लिए वो क्वालिफिकेशन वो मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते। अब यही अगर कोई छोटी मोटी कंपनी में मैनेजर, आप छोड़ दीजिए, कोई और कोई जॉब है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक हमारा कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में कैंटीन है। अब मुझे कैंटीन को मैनेज करने के लिए एक बंदा चाहिए, तो ये है, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगूंगा। या मुझे कोई और सर्विस चाहिए, कोई चाय पिलाने वाला चाहिए, कोई फाइल को इधर से उधर करने के लिए चाहिए, तब मैं उससे नॉट नेसेसरली कोई क्वालिफिकेशन मांगू, या हो सकता है 10th या 12th मांगू। तो मे बी का मतलब ये है कि क्वालिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, वो डिपेंड करेगा एज पर नेचर ऑफ जॉब। और नेचर ऑफ जॉब में भी दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, या रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब भी लिख लीजिए तो एक ही बात होगी। इसके लिए इसका आंसर रहेगा मे बी। इसको हम हाँ या ना में नहीं बोल सकते, जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है वो। प्रोफेशन में मैंने लिखा है सर्टनली, यस, विदाउट क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन में नहीं आ सकते, आपको रिक्विजिट क्वालिफिकेशन लेनी ही पड़ेगी, उसके बाद आप प्रोफेशन में आ सकते हैं। और अब बिजनेस में तो नॉट नीडेड। अब इसका रीजन क्या है कि बिजनेस ही एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे आपको कोई तालीम की जरूरत नहीं पड़ती। और एक मजे की बात ये भी बता दूं कि जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेस है, मोस्टली वो लोग ज्यादा उतने पढ़े लिखे नहीं है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट इज जिसके पढ़े लिखे लोग ज्यादातर या तो ये करते हैं या तो ये करते हैं। अगर ये कर ले तब भी ठीक है, लेकिन मोस्टली यहाँ आके अटक जाते हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मैं आपको जब से पढ़ा रहा हूं तो इसमें अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं, इंक्लूडिंग मी, कि हमने भी अच्छी मतलब डिग्री कर ली, प्रोफेशनल डिग्री कर ली, लेकिन बाद में आके कहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए। ठीक है, इस बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे, अभी कैरिकुलम से वरना बाहर चला जाएगा। अदर देन क्लास कभी अगर हमारी ऐसे ही कोई लाइट बातचीत होगी तो इस बारे में टच करेंगे, अभी आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने कहा था कि संडेज को हम ऐसे आपस में गपशप करेंगे, तो आपको एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि जो एवरेज या मीडियोकर लोग होते हैं वो ये चीज करते हैं। ठीक है, तो मैं अपने आप को एवरेज और मीडियोकर में ही कंसिडर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहां से मैंने प्रोफेशनल डिग्री लेके मैं यहां अटक गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या है बेसिकली कि जो हम पॉइंट के बाद क्या हो रही थी, एक्चुअली बात क्वालिफिकेशन की हो रही थी कि बिजनेस में क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, आप पढ़े लिखे हो तब भी बिजनेस कर लो, पढ़े लिखे नहीं हो तब भी बिजनेस कर लो। क्योंकि मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बता रहा था कि मजे की बात यह है कि जो सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन मोस्टली है, दे हैव बीन कॉलेज और स्कूल ड्रॉप आउट्स। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन रह चुके हैं, लेकिन पॉइंट यह कि कोई क्वालिफिकेशन की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास हुनर है, आपके पास दिमाग है, तो आप बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस मैनेज कर सकते हो। तो बॉटम लाइन इज कि नो क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर बिजनेस। ठीक है, क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट या रेगुलेटरी बॉडी होती है एम्प्लॉयमेंट में? एम्प्लॉयमेंट में कोई एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती। जो कुछ होता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर डिसाइड करता है। जब आपको अपॉइंट किया गया है तो उसमें जो भी रेगुलेशन, उसमें जो भी लिखा गया है वही आपका रेगुलेशन या रेगुलेटरी बॉडी बनता है। देयर इज नो अदर क्या बोलते हैं, आप कोई एस्टेब्लिशमेंट या आपको कोई बनाना पड़ेगा, कोई ऑफिस है उसके लिए कोई सेटअप खड़ा करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, आपने एम्प्लॉयर के पास जाना है और काम करना है। दिस इज व्हाट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आसान तरीका शॉर्ट में। अब प्रोफेशन में क्या है, हाँ, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप जिस भी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी के साथ, सपोज आप सीए कर रहे हो तो आईसीए का, आप लॉयर हो तो अपना बार काउंसिल का, डॉक्टर हो तो मेडिकल काउंसिल का, आपको उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी,
तब आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब तीसरा पार्ट है बिजनेस। क्या बिजनेस के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए? तो मैंने आंसर लिखा है मे बी। मे बी का मतलब क्या होता है? वो डिपेंड करता है कौन से नेचर ऑफ बिजनेस हो। सपोज मुझे एक छोटा मोटा शॉप खोलना है, तो मैं आके अपने मोहल्ले में, अपनी लोकेलिटी में जाके शॉप खोल लिया, उसके लिए देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट नीडेड। लेकिन अब अगर मैं इसी बिजनेस को लार्ज स्केल पे ले जा रहा हूँ, बड़ी लेवल पे ले जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे जब बिजनेस को एक्सपैंड करता हूँ, तो बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट या बॉडीज है जिनके मुझे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। कल को अगर मेरी सेल एक थ्रेशोल्ड से बाहर चली गई, तो मुझे जीएसटी डिपार्टमेंट है, उनके रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मेरी इनकम, सेल अलग चीज होती है, इनकम अलग चीज होती है, एक थ्रेशोल्ड के बाहर चली गई, मुझे इनकम टैक्स के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मैं किसी ट्रेड मेंबर या ट्रेड यूनियन का पार्ट बन गया, उनके रेगुलेशन फॉलो करेंगे। अगर मुझ पर कोई एक्ट एप्लीकेबल हो रही है, जैसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे सेबी, जैसे और बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज जो है, मुझे उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मैं उस ब्रैकेट में फॉल करता हूं तो आंसर इज मे बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या मुझे उस एक्ट पे, उस जगह पे वो लॉज, वो एक्ट्स और वो यूनियंस की एप्लीकेबिलिटी मुझ पे हो रही है या नहीं हो रही। तो उसका आंसर रहेगा मे बी। ठीक है। क्या पैसा लगता है नौकरी करने में? आंसर इज नो। इसीलिए लोग नौकरी करते, कोई पैसा नहीं लगता। आपको जाके सिंपली क्या करना है? एम्प्लॉयर के पास गए और जॉब कर लिया, महीने का आपको तनख्वाह देगा, इसमें कोई कैपिटल नहीं लगता। क्या प्रोफेशन में कोई कैपिटल लगता है? मैंने आंसर लिखा है सम। सम का मतलब हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या मतलब है? अगर आपने लीगल प्रैक्टिस या सीए की प्रैक्टिस, डॉक्टर का प्रैक्टिस करनी है, तो आपने एटलीस्ट मिनिमम खर्चा तो करना ही, अपना क्लिनिक सेटअप करने के लिए, अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए। तो वो जो खर्चा है वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। सो देयर इज सम रिस्क इन्वॉल्व इन, सॉरी, देयर इज सम कैपिटल इन्वॉल्व इन प्रोफेशन। प्रोफेशनल सेटअप करने के लिए आपको थोड़ा सा कैपिटल, प्रोफेशनल सेटअप बनाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। और बिजनेस में क्या कैपिटल चाहिए तो सबको पता है। हाँ, बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए, बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है क्या अपना कैपिटल चाहिए? आंसर इज नो। मैक्सिमम बिजनेस औरों के पैसों से होता है, 90% ऑफ बिजनेस। ये कुछ रियलिटीज है जो धीरे धीरे आपको समझ आएंगी जब आप एनालाइज करेंगे आपके अराउंड क्या हो रहा है, जब सब्जेक्ट हो रहा है। अभी तो आप जस्ट स्टार्टिंग इंक्यूबेशन स्टेज में, अभी तो आप समझ रहे हो ये सब चीजों को, लेकिन आगे आगे कुछ रियलिटीज आपको समझ आएंगी। जैसे मैंने एक चीज बताई कि एम्प्लॉयमेंट मीडियोकर लोग करते हैं, रियलिटी है, माने ना माने कोई अलग बात है कि रियलिटी है। दूसरी बात, जो कैपिटल का मैंने कहा, कैपिटल बिजनेस में चाहिए? आंसर इज यस। बिजनेस कैपिटल के बगैर नहीं होगा। क्या अपना कैपिटल चाहिए? आंसर इज नो। मैक्सिमम बिजनेसेस औरों की कैपिटल पे रन होते हैं। लेकिन कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और कितना चाहिए वो डिपेंड करेगा आपको किस लेवल का बिजनेस करना है। छोटा बिजनेस करना तो कम कैपिटल चाहिए, बड़ा बिजनेस करना है तो ज्यादा कैपिटल चाहिए, बट कैपिटल आपको चाहिए। क्या जॉब में कोई रिस्क है? आंसर इज नो। कोई रिस्क नहीं, तभी तो लोग जॉब करते हैं। देयर इज नो रिस्क। आप गए, काम किया, महीने के बाद पैसा ले लिया। क्या प्रोफेशन में कोई रिस्क है? सम का मतलब क्या है? हाँ, रिस्क है। रिस्क ये है कि आपने क्लिनिक खोला एज अ डॉक्टर और आपके पास पेशेंट ही नहीं आए, तो देयर इज रिस्क कि आपने कुछ नहीं कमाया। बट देयर इज रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। कोई लॉस नहीं होता। आपने क्लिनिक खोला, बट आपके पास जो है पेशेंट्स नहीं आए, तो होगा क्या? आपका लॉस होगा? नहीं, आपका गेन नहीं होगा। एट मैक्स आपका लॉस जो होगा वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का हो जाएगा, कभी जो इन्वेस्टमेंट की है क्लिनिक पे वो जाया हो गई। लेकिन आपका जो रिस्क है उसमें वो लिमिटेड टू है योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। लास्ट पार्ट, क्या बिजनेस में रिस्क है? यस, देयर इज हाई रिस्क इन बिजनेस। और अगर रिस्क नहीं होता तो वो बिजनेस कहलाए, हमने पढ़ा कि वो बिजनेस ही नहीं कहलाता। हमने वही पढ़ा कि अगर तो रिस्क नहीं होगा तो फिर तो वो बिजनेस ही नहीं है। सॉरी। रिवॉर्ड, एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है? उस रिवॉर्ड को हम बोलते हैं सैलरी, जो हमें एम्प्लॉयमेंट सैलरी या वेजेस। ठीक है। प्रोफेशन वाले को क्या बोलते हैं? फीस। और बिजनेस वाले को बोलते हैं प्रॉफिट। ये हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी है। अब इसमें मैंने एक 5 लाइन ऐड की है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऐड किया है समझाने के लिए कि क्या डिफरेंस है तीनों में। जो सैलरीड बंदा होता है, एम्प्लॉई होता है, वो अपना जो टाइम है उसको ट्रेड करता है पैसे के बदले।
वो अपना टाइम बेचता है, पैसे कमाता है। ये चीज समझने की जरूरत है। और तभी मैं कह रहा हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो एवरेज लोग ही करते हैं। क्या करते हैं कि आप अपने 8 घंटे किसी को बेचते हो, यू सेल यूर 8 आवर्स, यू ट्रेड टाइम फॉर मनी, उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। आप उस 8 घंटे में काम करते, जो काम आपको एम्प्लॉयर बोलता है, कहानी खत्म। उससे अच्छी लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या है, वो है प्रोफेशन की। प्रोफेशन में क्या होता है, यू ट्रेड सर्विसेज टू मनी। अब अपना टाइम नहीं बेचते किसी को, अब अपनी सर्विस बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लाइंट आया कि मेरी आईटीआर फाइल कर दो। आईटीआर शायद आप नहीं समझते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, जो सीए भरता है। मेरी आईटीआर फाइल कर दो। तो सीए अपना टाइम उसको सेल नहीं करता, वो उसको बोलता है कि आपकी आईटीआर की फीस सपोज है 10,000 रुपए, तो आप मुझे 10,000 रुपए दे देना, आप मुझे 10,000 रुपीज दे देना, मैं आपका रिटर्न भर दूंगा। उसके बाद सीए अपने मजे से अपना रिटर्न फाइल करता है। तो सीए जो उसको सेल करता है वो सर्विस करता है, और सर्विस के बदले उसको पैसा मिलता है। तो यहाँ पे यू ट्रेड सर्विसेज टू मनी। और बिजनेस में क्या होता है, यू ट्रेड यूटिलिटी टू मनी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजफुलनेस, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो, तो अगर मैं आपको यहाँ पे बुला के छोड़ भी दूं तो आपका टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, बट कुछ चीजें बताने की होती है ताकि आपका विजन जो है वो ब्रॉडन हो जाए। यूजफुलनेस का क्या मतलब होता है, जब मैं कोई चीज खरीदने जाता हूँ मार्केट में, जब मैं कोई चीज खरीदने जाता हूँ मार्केट में, तो मैं तभी उस चीज को खरीदता हूँ जब मुझे ये लगता है कि ये मेरे लिए यूजफुल है। अब यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस। अब यूजफुलनेस या तो एक्चुअल भी हो सकती है या परसीव्ड भी हो सकती है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कि कोई चीज एक्चुअली मेरे लिए यूजफुल है और कोई 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 चीज जो मेरे लिए एक्चुअल यूजफुल नहीं है एक्चुअली, बट मेरा परसेप्शन है कि वो मेरे लिए यूजफुल है, उसको हम परसीव्ड यूजफुलनेस बोलते हैं, ठीक है। अब बिजनेस आपको एक्चुअल यूटिलिटी वाली चीजें बेचे या परसीव्ड यूटिलिटी वाली चीजें बेचे, इन बोथ केसेस दे ट्रेड यूटिलिटी फॉर मनी। आप उनको पैसा देते हैं, वो आपको कोई ऐसी चीज देते हैं जो आपको यूजफुल लगती है, वेदर इट इज एक्चुअल और परसीव्ड, ठीक है। एक्चुअल और परसीव्ड, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें लगता है कि हमारे लिए यूजफुल है, और वो क्यों लगता है उसका रीजन है। एक होता है कि दूसरे के पास है तो मुझे उसका इफेक्ट होता है कि मुझे भी चाहिए। एक और रीजन होता है कि एडवर्टीजमेंट इतना स्ट्रांग होता है, मार्केटिंग इतना पुश स्ट्रांग होता है कि मुझे लगता है कि ये चीज मेरे लिए यूजफुल है, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, अगर मेरे पास नहीं होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और कुछ चीजें मेरे पास एक्चुअली यूजफुल होती है। तो एक एक्चुअल यूजफुलनेस हो या परसीव्ड यूजफुलनेस हो, ये यूजफुलनेस हासिल करने के लिए आप बिजनेसमैन को या बिजनेस जो भी करता है उस चीज का, उसको पैसा देते, वो आपको वो चीजें प्रोवाइड कर देता है, तो उसको उसके बदले क्या मिल जाता है, प्रॉफिट। जो मैक्सिमम ब्रांडेड चीजें बिक रही है, मैक्सिमम ब्रांडेड चीजें जो बिक रही है, मैं नहीं कहूंगा हर कोई, तो उनकी जो यूजफुलनेस है वो परसीव्ड है, वो एक्चुअल नहीं है। यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विद मी ऑन दिस। लेकिन जो ब्रांडेड चीजें है मार्केट में, जैसे एक मोबाइल फोन आपको 20,000 का भी आएगा और 2 लाख का भी आएगा, ठीक है। अब एक 2 लाख वाले को बोले कि एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मोबाइल जो 2 लाख का है, वो करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा, अपने लॉजिक्स रीजनिंग देगा, लेकिन फाइनली यू विल गेट टू नो इट इज अ परसीव्ड यूजफुलनेस। क्यों, क्योंकि जितने फीचर वो बताएगा एक फोन के या एक प्रोडक्ट के, उसमें से वो 90% तो वो यूज ही नहीं करता वो बंदा। तो बेसिकली यू आर पेइंग फॉर समथिंग यू आर नॉट यूजिंग, तो इट इज अ परसीव्ड यूजफुलनेस। ये चीज आप समझेंगे धीरे धीरे कि हम बहुत बार ऐसी चीजें खरीदते जो हम यूज ही नहीं करते, तो उसको हम बोलते हैं परसीव्ड यूजफुलनेस। वो हमें परसेप्शन बनाया गया है कि आपके लिए यूजफुल है, बट एक्चुअल में आपके लिए वो यूजफुल नहीं होती, ठीक है। या अगर यूजफुल हो भी हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो पॉइंट एक अलग है, इसको हम कभी और अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए टॉपिक पे आते हैं कि जो ये यूजफुलनेस के बदले जो पैसा कमाते हैं उनको हम बोलते हैं बिजनेस में हम प्रॉफिट बोलते हैं। फटाफट से इसको वाइंड अप करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयमेंट में वही जो एम्प्लॉयर बोले वही कंडक्ट आपका है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कितनी छुट्टियां करनी है, एज पर एम्प्लॉयर। प्रोफेशन में एज पर रेगुलेटरी बॉडी, आपको क्या कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोफेशन, वो आपको अपनी प्रोफेशनल बॉडी बताएगी। और बिजनेस में लिटिल टू ह्यूज इसलिए है, ये सेम वही वाला है जो पहले मैंने बताया था कि कोड ऑफ कंडक्ट आपका डिसाइड करेगा कि आप किस सिनेरियो में काम कर रहे हैं। छोटा मोटा बिजनेस है कोई नहीं पूछता, बड़ा बिजनेस है तो ये एजेंसी, ये रूल, वो एक्ट, वो लॉ, तो सारा आपको उसके अंडर करना पड़ेगा।
तो इसमें डिपेंड करेगा कि आप किस ट्रेड बॉडी का पार्ट हो और आप किस बिजनेस ब्रैकेट में फॉल करते हैं। क्या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है? क्या सैलरी के केस में, एम्प्लॉय के केस में, क्या एक बंदा नौकरी कर रहा है कहीं पे, अभी कल से बोलेगा मैं नहीं आऊंगा, मेरी जगह कोई और आएगा, तो प्राइमा फेसी एज अ रूल आंसर इज नो, ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। बट मैंने इसलिए लिखा है स्मॉल में, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट में एक प्रोविजन है कि अगर कोई बंदे की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस, उसकी जगह कोई और उसके बेटा या कोई जो फर्स्ट रिलेटिव है वो लग सकता है। तो इस केस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। कभी कभी कुछ नेचर ऑफ जॉब में क्या होता है कि अगर एक बंदा नहीं कर पाता वो अपनी जगह किसी और को भेजता है, तो ये सब एक्सेप्शन है। लेकिन प्राइमा फेसी अगर आप देखें एम्प्लॉयमेंट में केस की ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट, मैंने नो लिखा है, इज नॉट पॉसिबल। बट यहां मैंने प्रोफेशन में स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा है नेवर। अब नो और नेवर में फर्क है। स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पे नेवर? प्रोफेशन में ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिजनेस में देयर इज अ सॉरी क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट में देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी कि हाँ कभी कभार एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर हो सकती है, कभी कभार रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रोफेशन में नेवर। एक डॉक्टर अगर कल को रिटायर हो जाएगा, वो अपने बेटे को नहीं बिठा सकता सर्जरी करने के लिए। एक सीए अपने बेटे को नहीं बिठा सकता सर्जरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको रूट वही लेना पड़ेगा, प्रोफेशनल डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सो इन प्रोफेशन यू कैन नेवर ट्रांसफर योर इंटरेस्ट। हाँ, यू कैन ट्रांसफर योर क्लाइंटाइल। अपनी क्लाइंटाइल का क्या मतलब है? आपके पास क्लाइंट बेस है, बस 150 क्लाइंट है जिनको आप कैटर कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री या प्रोफेशनल इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आंसर इज नेवर। ठीक है। बिजनेस में मैंने लिखा है आंसर यस, प्राइमा फेसी हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट विद सम फॉर्मेलिटीज। बिजनेस, अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ लीगल पेपर्स बनाने पड़ते हैं, तो उन फॉर्मेलिटीज के साथ यस आप बिजनेस का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, रिश्ता आपका क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। प्रोफेशन के केस में कंसल्टेंट और क्लाइंट, कंसल्टेंट और क्लाइंट, ठीक है। और बिजनेस के केस में बिजनेस और कस्टमर, ठीक है। एक्चुअल लार्जर टर्म है स्टेक होल्डर, लेकिन प्राइमरी स्टेक होल्डर आपका कस्टमर होता है, जो बिजनेस आपके प्रोडक्ट सेल एंड परचेज, जो आपसे प्रोडक्ट्स लेता है। एग्जाम्पल क्या है? मैंने फैक्ट्री के एग्जाम्पल दी है। एक फैक्ट्री मैनेजर या एक फैक्ट्री लेबर जो है, ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है। अगर एक सीए उसी फैक्ट्री को ऑडिट कर रहा है या कोई लॉयर उसी फैक्ट्री को लीगल सर्विसेज दे रहा है, तो वो अपना प्रोफेशन में आएगा। और जो ये फैक्ट्री ओनर जो ये फैक्ट्री चला रहा है, वो क्या है? वो बेसिकली बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी हो गई क्लोज। अब एक छोटा सा पार्ट है, इसको फटाफट से कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे भी बता दूं कि जो पार्ट है ना, डिस्कस बिजनेस एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है। इसको बस अलग से चैप्टर बनाया है जेके बोस ने, और उसपे क्वेश्चन भी पूछते हैं। ऑलरेडी डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, कभी कभी पूछ लेते, डिस्कस बिजनेस एज इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सप्लेन, कोई पूछ लेते हैं। पॉइंट ये है कि अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल क्योंकि जेके बोस ने इसको पार्ट बनाया, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है। बिजनेस तो है ही इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको पता ही है। तो अब इसको डिस्कस करना होगा तो अब इसमें लिखेंगे प्रॉफिट का, लिखेंगे, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें ह्यूमन नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन किसके अगेंस्ट? किसी बदले के, किसी मुआवजे के बदले, ऐसे फ्री में नहीं होता है, हमने एक्सप्लेन किया। इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, भी हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है। ये चीज आप उसमें एज आंसर लिख सकते हैं इन केस आप चाहते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है। अब एक लास्ट चीज जो है वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस यूटिलिटी क्रिएट करती है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस, यूजफुलनेस, कि कोई चीज मेरे लिए यूजफुल है। यूजफुल से क्या मतलब है? मेरी वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, तब इसको यूजफुलनेस बोलते हैं। अब बिजनेस प्राइमरी, प्राइमरी मतलब मेनली, और भी चीजें होती है। 3 टाइप की यूटिलिटी हमें क्रिएट करके देती है, क्रिएट करके देती है। एक फॉर्म, एक प्लेस और एक टाइम। इसको पढ़ के हम आज माइंड अप करते हैं। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, क्या होती है ये चीजें एक बार समझते हैं। ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि चीजें उस फॉर्म में पड़ी है जिसमें वो यूजफुल नहीं है।
बिजनेस क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो यूजफुल होंगी। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जो हम एग्जांपल दे ही रहे थे तब से, रोटी की, कि आटा पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉल्ट पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये तीनों की एक फॉर्म है। सॉल्ट की अपनी फॉर्म है, आटे की फ्लोर की अपनी फॉर्म है, वाटर की अपनी फॉर्म है। लेकिन क्या इस फॉर्म में ये यूजफुल है, इस फॉर्म में मेरे लिए यूजफुल है? आंसर इज नो, इस फॉर्म में इट इज नॉट यूजफुल, इसकी यूजफुलनेस नहीं है। एक बिजनेस क्या करेगा, इसको रोटी की शक्ल देगा, ब्रेड की शक्ल देगा। अब ब्रेड इस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में ये यूजफुल है, जिस फॉर्म में ये यूजफुल है। तो इस यूटिलिटी को हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। तो बिजनेस क्रिएट करता है फॉर्म यूटिलिटी, ये प्रोडक्ट्स की फॉर्म को चेंज करता है फ्रॉम यूजलेस फॉर्म टू यूजफुल फॉर्म। यूजलेस नहीं बोल सकते, तो उस फॉर्म से जहां पे वो किसी के लिए यूटिलिटी नहीं थी उसकी, अब उसकी वो यूटिलिटी क्रिएट करता है, और इस यूटिलिटी क्रिएट करने के वो पैसे आपसे लेता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। चीजों की फॉर्म क्रिएट करना, चीजों की फॉर्म ऐसी बनाना कि जिसमें उनकी यूटिलिटी हो। आपके पास, आप उसको एक और नाम बोलते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। एक होता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? प्लेस यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि सपोज कश्मीर में बहुत ठंड है, ठीक है, और इस ठंड से बचने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट चाहिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता चला कि चीप और बेस्ट अच्छी इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट बनती है सपोज पंजाब में। मैं इस चीज को वाउच नहीं करूंगा, इस इंफॉर्मेशन को, एग्जांपल है, आई डोंट नो इट इज फैक्ट और नॉट, इट्स एन एग्जांपल, आई एम नॉट वाउचिंग फॉर ऑथेंटिसिटी, ठीक है। सपोज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट्स जो है ये अच्छी बनती है पंजाब में, ठीक है, लेकिन इसकी यूटिलिटी कहाँ है ज्यादा? कश्मीर में। यहाँ ज्यादा ठंड है एज कम्पेयर टू पंजाब, तो इसकी यूटिलिटी ज्यादा कहाँ है? कश्मीर में। तो एक बिजनेसमैन क्या करेगा, उनको पंजाब से ट्रांसपोर्ट करेगा कश्मीर के लिए, और कश्मीर में आपको सेल करेगा। तो जिस प्रोडक्ट तो पहले ये फिनिश्ड प्रोडक्ट था, यहाँ तो कोई इसने फॉर्म यूटिलिटी चेंज नहीं की, बिकॉज ये प्रोडक्ट ऑलरेडी वहां पे बना हुआ था। लेकिन इसकी यूटिलिटी जिस जगह पे थी, जिस प्लेस पे थी, इसने उसको वहां पे ले आया, फ्रॉम प्लेस ऑफ लेस यूटिलिटी टू प्लेस ऑफ मोर यूटिलिटी। तो जब ये ट्रांसपोर्ट उसको वहां से यहाँ करेगा और उस चीज के बदले आपसे पैसे लेगा, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इस यूटिलिटी को हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। चीजों को, प्रोडक्ट्स को वहां पहुंचाना जहां उनकी यूटिलिटी हो, चाहे वो आजकल फिजिकल शेप में हो या आजकल डिजिटल शेप में हो। आप आजकल डिजिटली किसी को सर्विसेज देते हैं, अब यहाँ बैठ के बैंगलोर में कोई अपनी आईटी सर्विस दे सकते हैं, तो ये भी आपकी प्लेस यूटिलिटी का पार्ट है। तीसरा एंड लास्ट यूटिलिटी जो है वो है टाइम यूटिलिटी, ठीक है। टाइम यूटिलिटी का क्या मतलब है? टाइम यूटिलिटी का मतलब ये है कि सपोज विंटर में, यही रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बचने के लिए स्वेटर चाहिए, तो आपको क्या लगता है स्वेटर की सारी प्रोडक्शन जो होती है वो विंटर में ही होती है? आंसर इज नो। पूरे समर में फैक्ट्रीज है जो स्वेटर्स बनाती है, ठीक है, और बना के उनको स्टोर रखती है ताकि विंटर में वो उस टाइम पे आपको सेल कर पाए। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दे क्रिएट टाइम यूटिलिटी, यानी एक प्रोडक्ट जो आपके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे यूजफुल नहीं है, वो हो सकता है कि उसके बाद वाले टाइम पे आपके लिए यूजफुल हो। तो बिजनेस क्या करता है, उस प्रोडक्ट को स्टोर करता है, सेव करता है, बना के वेयर हाउसिंग करता है। क्यों? ताकि हो सकता है फ्यूचर में आपको इसकी जरूरत पड़े। तो बिजनेस आपकी प्रेजेंट नीड्स को ही नहीं, फ्यूचर नीड्स को भी कंसिडर करके काम करता है। वो ऐसी यूटिलिटी को हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, ठीक है। तो ये सारी यूटिलिटीज जो है बिजनेस क्रिएट करता है, और इसीलिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऊपर वाली तीन चीजें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, पीछे डिस्कस की है, और इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, प्लस यूटिलिटी वाला पार्ट आप इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे कंक्लूड हो गई। क्लास शायद थोड़ी लंबी हो गई बिकॉज हमने और बातें भी की, बट ठीक है, क्लास इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, लेंथ का उतना इशू नहीं है, आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। अगर बीच में थक जाए तो क्लास के, मैंने बताया है, 2 हिस्से कर ले, उससे ज्यादा नहीं, जितनी भी लेंथ है क्लास की 2 हिस्से करें, और 2 हिस्सों के बीच में 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट का ब्रेक ले ले, उससे ज्यादा नहीं, रिदम ब्रेक हो जाता है। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले ले बिटवीन 2 पार्ट्स, दैट इज इट, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।